अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं इस वक्त अपने मोहल्ले के सबसे अमीर बूढ़े आदमी के सामने बैठी हुई थी, जो इस वक्त मेरे सामने अपनी कमज़ोरी का रोना रो रहा था और कब से मैं इसकी बातें सुनती जा रही थी। मेरे बैग में वो नुस्खा पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैंने बूढ़ों की एक बड़ी तादाद को जवान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा नुस्खा इस कदर कामयाब साबित होगा कि उसकी जगह जगह चर्चा हो जाएगी। दूर दूर से लोग मेरे पास आएंगे। ये बात मेरे लिए खुशी का बाइस थी। वो बूढ़ा मेरे सामने मुसलसल रो रहा था। अब तो उसने आंसू बहाने भी शुरू कर दिए थे। इस उम्र में उसकी इस तरह की ख्वाहिश देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। इसके पांव कब्र में थे। उसे अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ जवान होने के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि तुम वो नुस्खा अभी भी अपने साथ लाई हो। बस वो जल्दी से मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी चमक उठी। मैं भी तो सिर्फ और सिर्फ दौलत की ही भूखी थी। अपने शौहर की वफात के बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिसके जरिए मैं पैसे कमा सकती, लेकिन अभी तक किसी काम ने भी मुझे इतना मुनाफा नहीं पहुंचाया था जितना मुनाफा मुझे इस नुस्खे ने पहुंचाया था। लेकिन मैं ये नुस्खा इतनी आसानी से इसके हवाले नहीं कर सकती थी। मैं अभी इसे मज़ीद तड़पाना चाहती थी, क्योंकि वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद था जिस दिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मोहल्ले का कोई भी शख्स मुझे पैसे देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मोहल्ले की ही एक आंटी ने मुझे इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया था कि ये बहुत अमीर है और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तब उसने मेरी मदद नहीं की थी, बल्कि उसने मुझे ऐसी पेशकश कर दी थी कि मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। आज ये दोबारा से मेरे सामने मौजूद था और मेरी मिन्नतें कर रहा था। ये एहसास ही मुझे सुकून पहुंचा रहा था। मुझे वो वक्त याद आ रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसको तड़पाने के बाद मुझे कितना ज़्यादा खुद को तड़पना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बूढ़ा आदमी इस कदर जालिम निकलेगा। आखिरकार मुझे इसकी हालत पर तरस आ गया। मैंने बैग से वो नुस्खा निकाला और दवाई भी निकाली जो मैंने ख़ास इसके लिए ही बनाई थी, क्योंकि मैंने इससे अच्छे खासे पैसे बटोरने थे। इससे पहले कि मैं वो दवाई और वो नुस्खा इसके हवाले करती, दरवाज़ा खुल गया था। उसका सबसे बड़ा बेटा कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। मुझे वहाँ पर बैठा देखकर वो हैरान हो गया। वो हमेशा ही मुझे देखकर हैरान ही होता था। मैं इसकी वजह समझ नहीं पाती थी। पहले पहल तो मुझे लगता था कि शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर वो हैरान होता है और सोचता होगा कि इस कदर गरीब लड़की का हमारे घर में क्या काम। लेकिन अब तो मैं बहुत कीमती लिबास पहनने लगी थी और इससे बढ़कर मेरे पास बहुत ही कीमती जेवर भी होता था, जो मैं हर वक्त ही पहने रखती थी। बूढ़े आदमी ने मुझे आंखों ही आंखों में वो नुस्खा दोबारा से बैग में डालने का इशारा किया। मैंने मुस्कुराते हुए वो नुस्खा बैग में डाल दिया। मुझे यही था कि इसका बेटा थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाएगा, लेकिन जाने की बजाय वो वहीं पर बैठ गया और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। हैरत की बात तो ये थी कि वो मुझसे मेरे माजी के बारे में पूछ रहा था और इसके साथ साथ वो मुझसे मेरे शौहर की भी तफसील ले रहा था। ये काम इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब मुझे वाकई इनकी ज़रूरत थी, लेकिन शायद इन्हें देर से ही हिदायत मिली थी। अचानक वो कहने लगा कि जब तुम बेवा हो गई थी तब तुम मदद के लिए हमारे पास क्यों नहीं आई? हम हमेशा ही बेवा औरतों की मदद करते हैं और ना सिर्फ इन्हें खाने के लिए देते हैं बल्कि इन्हें रहने के लिए भी जगह मुहैया करते हैं। तुम तो फिर भी हमारे अपने मोहल्ले की थी। इसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता इस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो मुझे देखकर नजरें चुराने लगा। दिल में आया कि मैं इसके बेटे को बता दूं कि तुम्हारे बाप की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसने मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाला था और ये भी कहा था कि आज के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने उसका पर्दा रखा और कुछ भी ना कहा। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठा रहा। मैं भी बैठी रही और इंतज़ार करती रही कि कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं वो नुस्खा इस बूढ़े आदमी के हवाले करूँगी। लेकिन जब मज़ीद 1 घंटा गुजर गया और वो वहाँ से ना उठा तो मैं मजबूरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि इसके अलावा मैंने और बहुत सी जगहों पर जाना था और ये नुस्खा भी देना था। जब मैं बाहर निकलने लगी तो बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा कल लाजमी आना, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और इसके बेटे की तरफ देखने लगी, जो सवालिया नज़रों से मेरी ही तरफ देख रहा था।
यकीनन वो मुझसे पूछना चाहता था कि अब्बा किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मगर मैंने इसे कुछ भी ना बताया और खामोशी से घर से बाहर निकल गई। मेरी किस्मत यकदम ही बदल गई थी। पहले मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और अब मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मैं पूरे मोहल्ले को भी खिलाती तो मेरे पैसे ख़त्म ना होते। वो पूरा दिन मैं मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमती रही और बूढ़ों को वो नुस्खा देती रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस इलाके में इतने ठरकी बूढ़े भी मौजूद हैं जो मुझे मुंह मांगी रकम दे रहे थे। मेरे लिए भी इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं था कि मुझे मेरे पैसे मिल रहे थे। रात के वक्त जब मैं घर वापस आई तो अचानक मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। मैंने देखा कि वो इसी 70 साला बूढ़े का नंबर था। रात के इस पहर इसकी कॉल देखकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई और फिर हैरानगी भी हुई कि इस पहर कॉल करने का मकसद क्या है। जब मैंने इसकी कॉल उठाई तो दूसरी तरफ इसका मुतालबा सुनकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। वो मुझे रात के इस पहर अपने घर बुला रहा था और कह रहा था कि मुझे इसी पल आकर नुस्खा दे जाओ, क्योंकि इस पहर मेरे घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। मैं इसी सोच में मुब्तला थी कि क्या किया जाए, जब अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर देखा, सामने मेरी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैंने सुख की सांस ली, यानी मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मेरी बहन यहाँ पर आ गई थी। मैं इसे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मुस्कुराता देखकर उसने मुझसे पूछा कि इतनी खुशी की क्या बात है, मैं तो अक्सर तुम्हारे पास आती जाती रहती हूँ। मैंने उसे कहा कि अभी मैंने ज़रूरी काम से जाना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपने बच्चों के पास किसको छोड़कर जाऊं। शुक्र है कि तुम आ गई हो, अब मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर मैं दोबारा से घर से बाहर निकल आई। ना तो मैंने आराम किया था और ना ही मैंने पानी पिया था। उसने अचानक ही मुझे रोका और कहने लगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही वापस आ जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर ठहर नहीं सकती। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि बेफिक्र हो जाओ। जब मैं बाहर निकली मुझे कोई रिक्शा, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मेरे जहन में इसी बूढ़े शख्स का ख्याल आया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जब मेरे पास इस शख्स की गाड़ी मौजूद थी तो मुझे क्या ज़रूरत थी रिक्शे में धक्के खाने की। मैंने जल्दी से इसे कॉल मिलाई। मेरी कॉल इसने बेसब्री से उठाई और बेसब्री से मुझे कहने लगा, तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने इसे कहा कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। इसने मुझे कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बस 2 मिनट के अंदर ही यहाँ से ड्राइवर को भेजता हूँ और 15 मिनट के बाद वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तुम बस तैयार रहना। आज मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अब मैं मज़ीद इंतज़ार कर सकता हूँ। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उसकी बेसब्री की आवाज़ मुझे बहुत सुकून पहुंचा रही थी। दिल में तो आया कि इसे मज़ीद परेशान करूं और इसे और ज़्यादा तड़पाऊं। लिहाजा इसी गर्ज से मैं दोबारा से एक कैफ़े की तरफ बढ़ गई। चूँकि मैंने दिन भर का कुछ नहीं खाया था, इसी वजह से खाने के लिए बैठ गई। मुझे वहाँ पर तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। इसी दौरान ड्राइवर की मुझे मुसलसल कॉल्स आ रही थी और इसके साथ साथ इस बूढ़े आदमी की भी कॉल्स आ रही थी। इस बूढ़े आदमी की इस तड़प को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं इससे इस तरह से भी बदला ले पाऊंगी। खैर, तकरीबन 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार करवाने के बाद मैं दोबारा से ड्राइवर की तरफ बढ़ गई। इसी दौरान मुझे अपनी बहन की तरफ से भी तसल्ली हो गई थी कि वो आज रात बच्चों के पास ही रुक जाएगी। जब मैं गाड़ी में जाकर बैठी तो ड्राइवर ने मुझे गुस्से से घूरा। खैर, मुझे तो ना पहले इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता था और ना ही अब इस बात से कोई फ़र्क पड़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद इस बूढ़े आदमी के पास मौजूद थी मैं, जो बेसब्री से मुझे कह रहा था कि मुझे जल्दी से वो नुस्खा दो। मैंने दोबारा से अपने बैग से वो नुस्खा निकाला, लेकिन ये देखकर परेशान हो गई कि दवाई मैं अपने साथ नहीं लाई थी। जब मैंने वो नुस्खा आदमी के हवाले किया तो वो खुशी से खिल उठा और फिर मुझे कहने लगा, अब मुझे जल्दी से वो दवाई भी दे दो, जिस दवाई को पीने के बाद मैं दोबारा से ताकतवर हो जाऊंगा और दोबारा से अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे किस तरह से बताऊं कि मैं वो दवाई अपने घर भूल आई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं याद था कि मैंने वो दवाई कहाँ पर रख छोड़ी है। जब उसने मुझे खामोश देखा तो बेसब्री से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे कहने लगा, तुम इतनी खामोश क्यों हो, जल्दी से वो मेरे हवाले कर दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इसे थोड़े फासले पर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। मैंने इसे माजरत की और इसे बताया कि दरअसल वो दवाई मैं अपने घर भूल आई हूँ। मेरी बात सुनकर वो पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे 2 दिनों से अपने पीछे लगाया हुआ है।
और आज तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम दवाई अपने घर भूल आई हो। वो इस वक्त मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। इसका ये अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लिहाजा मैंने इसे धमकी दी और इसे कहा कि अब अगर तुमने दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर बहुत जल्दी से वो नरम पड़ गया और फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुमसे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है, मुझे वो चीज़ दे दो और मुझ पर रहम कर दो। अब मुझे ये बूढ़ा बिल्कुल ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि इसके हवाले वो दवाई करूं, क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा ही मिन्नतें करने लगा था और मुझे इस तरह के लोग बहुत जहर लगते थे। कल तक तो ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था और अपनी बात के अलावा किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था, जबकि अब ये मेरे कदमों में बैठा मेरी मिन्नतें कर रहा था। इसकी कमज़ोरी मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी और इसकी इसी कमज़ोरी का मैंने मज़ीद फ़ायदा उठाने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस दिन इसकी कमज़ोरी की दवा इसके हवाले करूँगी, उस दिन ये मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा कि मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहूँगी। बल्कि अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता चल जाता तो मैं कभी भी यहाँ पर आने की गलती ना करती। मैं खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर वो मुझे कहने लगा, अब यूं क्यों खामोश खड़ी हो, जल्दी से जाओ और दवाई लेकर आओ। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि फ़िलहाल मैं वो दवाई नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। लिहाजा मैं तुमसे दोबारा कल आकर मिलूंगी और तुम्हारे हवाले वो नुस्खा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपने बाल अपने हाथों में पकड़ लिए। यूं लग रहा था जैसे वो कोई नशेई हो। नशा ना मिलने की वजह से वो काबू से बाहर हो गया हो। मुझे उसकी ये हालत देखकर खौफ महसूस होने लगा था। इसी लम्हे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर इसे वो दवाई मिल गई तब तो ये सब कुछ तहस नहस ही कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि ये सारी बातें वो ड्राइवर भी सुन रहा है। शायद बूढ़ा भी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। जब मैं इस कमरे से बाहर निकली तब ड्राइवर जल्दी से चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, तुम कौन से नुस्खे की बात कर रही हो? क्या वाकई में ऐसा कोई नुस्खा है जिसे देकर इंसान अपनी ताकत बढ़ा सकता है और जवान हो सकता है? उसकी बात सुनकर मैं पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और उसे कहने लगी, हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए एक मोटी रकम भी दरकार होती है। अगर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो तुम वो नुस्खा खरीद सको, तब ही मुझसे बात करना, वरना मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैं दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गई। वो दोबारा से भागता हुआ मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे पास वो नुस्खा खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें खबरदार करने के लिए आया हूँ। जब वो तुम नुस्खा इस बूढ़े आदमी के हवाले कर दो तो तुम वहाँ से जल्दी से भाग जाना, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर 2 मिनट भी रुकने की गलती की तो ये आदमी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, ऐसा सलूक कि तुम खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप गया। जो हालत मैं अंदर देखकर आ रही थी, इससे तो मुझे भी अंदाजा हो गया था कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं पैसे लिए बगैर भी यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर मैं पैसे लिए बगैर चली जाती तो बाद में ये इंसान कभी भी मेरे हवाले मोटी रकम ना करता, बल्कि इसका तो कोई भरोसा भी नहीं था। अगर ये बाद में मुकर जाता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। दूसरी तरफ अब वो ड्राइवर भी मेरी तरफ अजीब और करीब नजरों से देखने लगा था। शायद वो मुझे गलत लड़की समझ रहा था। मैंने इसे गुस्से से डांटा और कहा, तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा अपना मामला है। इस मामले में मैंने अपने तरीके से ही निपटना है, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन फिर यकदम ही रुका और कहने लगा, मुझे पता है कि फिलहाल तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन जब ये बुरा आदमी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लेगा तब तुम बाद में मेरे पास आ सकती हो और मेरे सामने अपना दिल हल्का कर सकती हो। मैं तुम्हें तसल्ली देने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये बात उसने बहुत ही बुरे अंदाज में कही थी, जिससे उसकी बेगैरती का भी अंदाजा हो रहा था। मैंने इसे गाली दी और इसे वहां से निकलने के लिए कहा। वो हद से ज्यादा बेगैरत था, इसलिए मेरी गाली का असर लिए बगैर हंसते हंसते वहां से निकल गया। अब तो मेरा इसके साथ वापस जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने एक टैक्सी ली और फिर इसकी मदद से घर चली गई। मेरा सर पूरी तरह से दुख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अब मुझे लग रहा था कि इस बूढ़े को मैंने इस दवाई का वादा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं घर में बैठी हुई थी जब मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो?
एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि इसे बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरी वजह से परेशान हो जाएगी। इसी वजह से मैंने ये बात अपने दिल में ही दबा ली। लेकिन मैंने फैसला किया था कि कल इसी वक्त जाऊंगी जब इसके घर में तमाम लोग मौजूद होंगे, ताकि अगर कोई हादसा भी पेश आ जाता तो मेरी मदद करने के लिए वहां पर कोई तो मौजूद होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये बूढ़ा शख्स मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। ये मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर बुलाएगा जिसके बारे में ना तो मैं जानती थी और ना ही वहां के बारे में मैंने कभी सुना था। सुबह 8 बजे ही ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ गया। तब मैंने यही समझा कि ये मुझे बूढ़े के घर लेकर जा रहा है। लेकिन जब इसने गाड़ी अनजान रास्ते पर डाली तो मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैंने इससे पूछा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें अगवा नहीं कर रहा, बल्कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें इनके फार्म हाउस की तरफ ले चलूं, क्योंकि वहां पर इनके घर का कोई भी फर्द आता जाता नहीं है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैंने इसे कहा कि मुझे वहां पर नहीं जाना, बल्कि अपने बाबा को कहो कि अगर उन्होंने वो नुस्खा लेना है तो वो मुझे अपने घर पर मिले। इसके अलावा मैं कहीं भी जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन ड्राइवर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और कहा, तुम्हें इनसे पहले ही ये बात कर लेनी चाहिए थी। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें घुमाता फिरूं, इसीलिए खामोशी से यहाँ बैठी रहो। जैसे जैसे मैं अनजान रास्ते को देख रही थी वैसे वैसे मेरा खौफ भी बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ गई जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जबकि बीच में से एक रोड निकल रही थी। यहाँ पर बहुत ही कम गाड़ियाँ आ जा रही थी और अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता तो कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि ड्राइवर शीशे से मुझे देख रहा है। मेरी ये हालत देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम तो अभी से डर गई हो, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। इसकी बात सुनकर मैंने दिल ही दिल में इसे गालियां दी, क्योंकि अभी मैं इस हालत में नहीं थी कि इसके मुंह पर इसे कुछ कह सकती, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था। अगर इसका दिमाग घूम जाता तो वो मेरे साथ कुछ बुरा कर देता। मैं इस वक्त अपने लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मजीद 15 मिनट गुजर गए थे, लेकिन अभी तक इसके बाबा का फार्म हाउस नहीं आया था। मैंने इससे पूछा कि कहीं तुम मुझे अपने मकसद के लिए तो लेकर नहीं जा रहे हो? मेरी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, अभी मेरा इतना बुरा वक्त नहीं आया कि एक बेवा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूं। तुम सिर्फ इस बूढ़े आदमी के साथ ही अच्छी लगती हो, लिहाजा इसी के बारे में सोचो। मैंने उसे गाली दी और कहा कि मैं इसके बारे में सोच नहीं रही, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम ये है कि उसे उसका नुस्खा दूं और अपने पैसे लेकर वापस आ जाऊं। शायद ड्राइवर को मेरी बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अभी भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने जाकर रुक गई। ये बहुत प्यारा और बहुत बड़ा फार्म हाउस था। मैं जल्दी से इसके अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो बूढ़ा आदमी सामने ही मौजूद था और मुझे मुस्कुराते हुए नजरों से देख रहा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे दवाई देने का कहा। मैंने अपने बैग पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले ही मैंने इसे कह दिया कि पहले मेरे पैसे मेरे हवाले कर दो। इसके बगैर किसी जिद के पैसे मेरे हवाले कर दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई और खुश भी हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती, उसने मुझे कहा, तुम अभी नहीं जा सकती हो। जब तक मैं ये दवाई खा नहीं लेता तब तक तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। क्या पता कि ये दवाई ही झूठी हो। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा कि वैसे भी ये दवाई देर से ही अमल करती है, इसे खाने की इजाजत दे देती हूँ और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही इस आदमी ने दवाई खाई, इसकी हालत बिगड़ने लगी। पहले वो बड़ी मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा था, लेकिन फिर वो एकदम ही सीधा खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि मैं वहां से निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और इससे पहले कि वो मुझे अपनी तरफ खींचता, अचानक ही वहां पर उसका बड़ा बेटा आ गया। ये देखकर वो हैरान रह गया और पूछने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके बड़े बेटे को वहां पर देखकर मैंने शुक्र की सांस ली। बूढ़े आदमी ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुझसे बात करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन फिर मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना, इसीलिए यहाँ पर बुला लिया। जो पैसे मैं इन्हें दिए थे, इससे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना। इसके बड़े बेटे ने यही समझा कि शायद इसने मेरी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। खैर, मैं भी इसके बेटे को कुछ भी बताकर मशकूक होना नहीं चाहती थी।
मैंने इस आदमी से जल्दी से इजाज़त ली और फिर इसके बड़े बेटे के साथ ही घर वापस आ गई, क्योंकि मैं ड्राइवर पर भरोसा करके दोबारा अपनी इज्जत खतरे में डाल नहीं सकती थी। कुछ ही अरसे के बाद मैंने इन्हीं पैसों से दूसरे शहर में घर ले लिया और वहाँ पर अपने बच्चों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन आज भी जब वो दिन मुझे याद आता है, मेरी रूह खौफ से कांप जाती है और मैं सोचती हूँ कि अगर वाकई मैं इसके हाथ लग जाती तो न जाने वो मेरे साथ क्या कुछ कर गुजरता।